नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाइयों और बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। संजय सिंह वगैरह की गिरफ्तारी हुई, दुनिया भर की चीजें चल रही थी, लेकिन एक खबर जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो छूट गई थी। उसका विश्लेषण होना जरूरी है और आज के समय में तो इसका विश्लेषण होना बहुत ही आवश्यक है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे तो गोधरा कांड में फंसाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी चालें चली और उन चालों में सोनिया गांधी की बहुत खास तीस्ता सितरवाड़ का नाम सबसे ऊपर आता है। तीस्ता सितरवाड़ के बारे में आप जानते ही हैं। जब गुजरात हाईकोर्ट कहता है कि इसको गिरफ्तार करो तो सुप्रीम कोर्ट सैटरडे के दिन दो दो बेंच बैठा करके जमानत दे देता है। वही सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तीस्ता सितरवाड़ ने कॉन्स्पिरेसी की, झूठी खबर फैलाई, झूठे आरोप लगाए, झूठे एफआईआर करवाए, मनुपुलेट किए गवाहों को, एफआईआर दर्ज करो। उसी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच क्या कहती है कि इसको छोड़ दो। वो उसमें तीन तिगड़ी थी, एक तीस्ता सितरवाड़, एक पूर्व आईपीएस या उस समय का आईपीएस था वो, अब तो पूर्व हो गया है, संजीव भट्ट, और एक और अधिकारी श्री कुमार। ये तीन की तिगड़ी थी। इन तीनों की तिगड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए, जेल भेजने के लिए जो कुछ करना था वो कुछ किया। लेकिन कहते हैं ना, प्रारब्ध होता है किसी भी चीज का, और जो करोगे यहीं भोग के जाओगे, कहीं दूसरी जगह नहीं भोगने जाना है। हुआ भी वही। एक कांग्रेस पार्टी में है ही, जानते ही हैं, खास है, कांग्रेस के बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं केस लड़ने के लिए। सोनिया गांधी की एक टीम थी, उस टीम की खास मेंबर रही है, तीस्ता सितरवाड़ नाम है जिसका। दूसरा वाला आपिया हो गया है, श्री कुमार नाम है जिसका, वो आम आदमी पार्टी का टोपी ओपी लगा करके आजकल चलता है। और ये जो पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट है, ये आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, कोर्ट से सजा याफ्ता कैदी है आज के डेट में। लेकिन एक ड्रग्स जब्ती का मामला था, राजस्थान से एक वकील को ये सब उठा करके ले जाते हैं गुजरात, फर्जी उसको फंसाते हैं, अपने खुद ये ड्रग्स रखता है संजीव भट्ट। उस आरोप में इस पे जब कोर्ट ट्रायल चला तो इसको जमानत नहीं मिली, न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिली, न हाई कोर्ट से मिली, न सुप्रीम कोर्ट से मिली। सुप्रीम कोर्ट में इसने 12 याचिकाएं लगाई, 12 बार। जब इसने नवीं याचिका लगाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। कहा था कि तुम कोर्ट का समय क्यों बर्बाद करते हो। और जब ये याचिका लगाता था तो कहता क्या था कि फला जज मेरा केस नहीं सुनेगा, दूसरे जज को भेज दिया जाए, इस जज को ना रखा जाए पैनल में, उस जज को रखा जाए। इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे और सिलसिलेवार समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जब ये 12वीं बार अपील किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और इसके ऊपर क्या जुर्माना लगाया है, और किस तरीके से नरेंद्र मोदी के पीछे ये लोग 2002 से पड़े हुए और आज भी पड़े हुए हैं, किसी न किसी मुद्दे, किसी न किसी बहाने से, क्योंकि वह व्यक्ति खटकता है इनको। लेकिन कहते हैं ना, उस व्यक्ति का प्रारब्ध है, उस व्यक्ति की अपनी मेहनत है, उस व्यक्ति की अपनी सोच है। इतने विरोध के बावजूद भी, इतनी थ्योरी गढ़ने के बावजूद भी उसने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं कहा होगा कि कांग्रेस पार्टी मुझे फंसाना चाहती है। सुना कभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए या चुनाव प्रचार करते हुए कि उन्होंने कहा हो कि कांग्रेस पार्टी मुझे फंसाना चाहती है, ये साजिश है, मेरी लोकप्रियता के खिलाफ साजिश है? कभी नहीं।
एक सिंगल जगह आप नहीं दिखा सकते इस बात को। आज वो व्यक्ति 10 साल से अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी कर्मठता से इस देश का प्रधानमंत्री, लेकिन इस पूरे मसले को समझेंगे कि इस आईपीएस संजीव भट्ट को बचाने के लिए बॉलीवुड का जो खैराती गैंग है वो किस तरीके से तख्ती लेकर के इस देश में प्रोटेस्ट करता था। तब चूंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब ये सब इतने ताकतवर नहीं थे, तो बातें नहीं निकल करके आती थी, बातें वहीं आ पाती थी जो कांग्रेस चाहती थी। किस तरीके से थ्योरी गढ़ा, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एफआईआर करने का, तो तीनों पे एफआईआर हुई थी। चूंकि एक तो ऑलरेडी जेल में ही है संजीव भट्ट, तो इसको जेल से गुजरात पुलिस ने कस्टडी में लिया था, और तीस्ता सीतलवाड़ भी 3 महीने जेल में रही। ये हाल की बात है, इसी साल की बात है, 2023 की। तो पहले ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की 3 याचिकाएं खारिज, लगाया 3 लाख का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले बार वाले जज ने तुम पे जो 10,000 जुर्माना लगाया था ना, वो बड़े दयालु थे। अब जो तुम ये रोज बार बार सुप्रीम कोर्ट चले आते हो, इस केस में कुछ नहीं हो सकता, जाओ यहां से। और ये जो ये जज नहीं सुनेगा, वो जज नहीं सुनेगा, ये सब नहीं चलता यहां। तुम डिसाइड नहीं करोगे कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, वो रोस्टर डिसाइड करेगा कौन किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है। और 3 लाख रुपए का तीनों याचिकाओं पे 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, और कहा कि तुम्हारे पास पैसा बहुत है, तुम परिणति जानते हो इस मसले का, लेकिन तुम्हारे पास पैसा बहुत है, बार बार पीआईएल लगा करके, बार बार एप्लीकेशन लगा करके चले आते हो तुम सुप्रीम कोर्ट। तो एक काम करो कि 3 लाख रुपया ले जा करके गुजरात बार एसोसिएशन में जमा कर दो, पैसा बहुत है तुम्हारे पास। पिछला 10,000 वाला जुर्माना भी जो मई में लगा था, इसी साल के मई में लगा था, वो 10,000 जुर्माना भी गुजरात बार काउंसिल में जमा करने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। मसला क्या था? एक ड्रग्स जब्ती का मसला था। 1996 में राजस्थान के पालनपुर से एक वकील के होटल के कमरे में ड्रग्स जब्ती हुई थी। बनासकांठा पुलिस द्वारा वकील को गिरफ्तार किया गया था। उस समय संजीव भट्ट बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक थे, एसपी थे। हालांकि बाद में राजस्थान पुलिस ने दावा किया कि वकील के कमरे में ड्रग्स रखकर उसे फंसाया गया था। भट्ट की टीम ने वकील के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया और संपत्ति विवाद में वकील को परेशान करने के लिए ऐसा किया गया था। बेसिकली संजीव भट्ट का एक दोस्त था जिसके साथ डिस्प्यूट था इस वकील का प्रॉपर्टी का, तो इसको साजिश के तहत राजस्थान से गुजरात लाया गया, इसको होटल में रुकवाया गया, उसमें ड्रग्स रखा गया, ड्रग्स में रख करके केस बनाया गया। लेकिन वकील ना, उसने भी अपनी बात समझा दी। और संजीव भट्ट पर पहले भी बहुत सारा चीज लगा है, ड्रग्स जब्ती का लगा है, हत्या का लगा है, बहुत सारी चीजें। एक व्यक्ति को कस्टडी में मार डाला था इस व्यक्ति ने, उसी का आजीवन कारावास भुगत रहा है। और आजीवन कारावास तब तक जब तक किसकी मौत ना हो जाए, तब तक का आजीवन कारावास इसको मिला हुआ है, समझिएगा। इसके अलावा और बहुत सारे केसेस हैं इसके। लेकिन दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा गैंग जो था, तीस्ता सीतलवाड़ का तो देखा ही, तीस्ता सीतलवाड़ तो भाई मान लीजिए बच गई है ना, संजीव भट्ट जो है वो नप गए। तो मोदी को जेल भेजना चाहते थे और खुद आजीवन कारावास भुगत रहे हैं, ये मतलब है। अच्छा, जो केस अभी हुआ था तीस्ता सीतलवाड़, श्री कुमार और भट्ट पर आईपीसी की धारा 120B, 468, 471, मतलब जाली दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़, आपराधिक साजिश, दोषी ठहराने के इरादे से झूठे सबूत गढ़ने के लिए 194, ये सारे आरोप इस व्यक्ति पे लगाए गए थे। ये तीनों की तिकड़ी थी, समझ गए ना। अब आप सोचिए कि तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनको कानून पे एक चीज का भरोसा था कि वहां से न्याय मिलेगा। उनको न्याय मिला भी।
इन्होंने इतना तक कहा था, आईपीएस संजीव भट्ट ने, उस समय आईपीएस था, इसने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई हो जाने दो जो होना है, हिंदुओं का अपने मन का कर लेने दो। मैं उस मीटिंग में था, और जब उस मीटिंग का मिनट्स निकाला गया तो पता चला कि ये तो था ही नहीं वहां पे। फिर इसने कहा कि मोदी ने एक भाषण यहां ऐसा दिया था, फिर इसने कहा ऐसा किया था। जब सारी डिटेल, सारी ट्रेल पकड़ी जाने लगी तो पता चला कि यह व्यक्ति साफ झूठ बोल रहा है। किसके कहने पे झूठ बोलता था? ये छुट्टी लेकर के गायब हो जाता था, ड्यूटी पे नहीं आता था, और जो तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ का जो प्रैक्टिस थी, उस प्रैक्टिस में बहुत बड़ा सहायक था, और ये पूरा का पूरा उसी एनजीओ गैंग से ऑपरेट होता था। और ये भी कहा जाता है कि इसको ऑपरेट करने में गुजरात में मदद करता था अहमद पटेल। आप समझिएगा कि खेल जो होता है ना देश में, वो अजीबोगरीब होता है। ये देखिए महेश भट्ट हैं, प्रोटेस्ट फॉर संजीव भट्ट, एंटी मोदी प्रोटेस्ट इन इंडिया। और ये एंटी मोदी प्रोटेस्ट कब हुआ था? ये एनडीटीवी की खबर है। 11 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोदी, तब ये बॉलीवुडिया तख्ती लटका के इंडिया गेट पे पहुंच जाते थे कि संजीव भट्ट को छोड़ दो, वो निर्दोष है, मोदी दोषी है। और यही सारे लोग मिलकर के दुनिया भर के देशों को लिखते थे कि मोदी को अपने यहां आने मत देना, वो गुजरात का मुख्यमंत्री है तो क्या हुआ, उसको वीजा मत देना। आज वही दुनिया रेड कारपेट बिछा करके कहती है मोदी जी 10 मिनट के लिए आ जाओ ना मेरे यहां। इसीलिए कहते हैं यहीं भुगत करके जाना है सबको। थ्योरी गढ़ा इन्होंने खूब बनाई, थ्योरी ये ऐसे है, वो वैसे है, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन वो थ्योरी इनकी काम आई नहीं। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ संजीव भट्ट की पत्नी को उम्मीदवार बनाया था 2012 में। समझिएगा ये आप, जब वो विधायकी का चुनाव लड़ते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो संजीव भट्ट की पत्नी को क्या बनाया था? मोदी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया था। किसने? कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का ही मोहरा था संजीव भट्ट। इसीलिए मैं बता रहा हूं ना कि अहमद पटेल के द्वारा ऑपरेट होता था। कांग्रेस पार्टी का ही मोहरा श्री कुमार था, कांग्रेस पार्टी का ही मोहरा तीस्ता सीतलवाड़ थी, कांग्रेस पार्टी का ही मोहरा ये आईपीएस था। एक आईपीएस था, लेकिन मोहरा किसका था? वो कांग्रेस पार्टी का था। और गवर्नर किससे होता था? अहमद पटेल का। अहमद पटेल का सोनिया गांधी की करीबी के बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह किचन कैबिनेट के लोग थे ये लोग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी संजीव भट्ट के इसी केस की वजह से, फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग वो होता है कि अपने सुविधा का वकील अपने सुविधा के जज के यहां अपना केस लगवाता है, उसको फोरम शॉपिंग कहते हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत अलग अलग बार अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। फोरम शॉपिंग और बेंच हंटिंग के में शामिल होने का प्रयास, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को अपने मामले से अलग करने की मांग वाली याचिका पर बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को फटकार लगाई। ये 11 मई 2023 की बात है, तब 10,000 रुपया जुर्माना लगा था। अभी जो 3 सितंबर के केस है उसमें 3 लाख जुर्माना लगाया है। इसको लगा कि कोई बात नहीं, चलते हैं फिर से एक बार ट्राई मारते हैं, इस वाले में बच जाएं, उस वाले में बच जाएं, इधर वाला केस में बच जाएं, चलते हैं। सोचिए इन लोगों के पास कितना पैसा है भाई कि 12-12 बार एक याचिका लगाते हैं, ये जज ना सुने साहब, वो जज मेरा केस सुन ले, ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं हो, ये नहीं हो, ऐसे हो। और कितने बड़े बड़े दुष्यंत दवे जैसे वकील खड़े रहते हैं। और जब इसी संजीव भट्ट को जब सजा हुई थी तो दुष्यंत दवे ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट की बात ठीक नहीं, क्योंकि उस केस में दुष्यंत दवे ही संभवतः वकील थे। इस देश में लोगों को लगता है कि वोट दे दिया गया, सरकारें चुन ली गई और व्यवस्थाएं बहुत ठीक चलेंगी। नहीं, कहते हैं ना सब अभी सरकार तुम्हारी है तो क्या सिस्टम हमारा है। तो सिस्टम इस तरीके से बना हुआ था ये, और इस पूरे सिस्टम को जब धीरे धीरे एक एक करके डिस्ट्रॉय होना ये सिस्टम शुरू हुआ तो पोल खुल गया है।
संजीव भट्ट के मामले में महेश भट्ट को पकड़ करके लाना चाहिए दिल्ली के उसी लाल किले पे या उसी जंतर मंतर पे जहां भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पूछना चाहिए कि फिर प्रोटेस्ट करेगा इस अपराधी के लिए। एक नेक्सस था मोदी के खिलाफ, बॉलीवुड में चलता था, एक नेक्सस था वकीलों का, एक नेक्सस था कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ, वामपंथियों का। और आज लीगल केस में लीगल तरीके से गिरफ्तारी हो जा रही है, तो तुम लोग रो रहे हो यार, बताओ। है ये नहीं चलेगा भाई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी है उस व्यक्ति का नाम। हिला नहीं पाए वो 2002 से उसको, उसके पांव को। कहानी खिस्से चाहे जितना बना लो बैठ करके, वामपंथी जो नैरेटिव बनाते हैं दिन भर, खूब कहानी बनाते हैं, ये हो जाएगा, वो वोट नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, अब बता रहे हैं जातिगत जनगणना हो गई, ऐसा हो जाएगा, ये मोदी डर गए, फलाना डर गए। निर्बाध रूप से मुख्यमंत्री रहा, निर्बाध रूप से प्रधानमंत्री रहेगा, और निर्बाध रूप से आगे भी जनता उसको आशीर्वाद देकर के जिताएगी। और तुम लोग इसी विंडो शॉपिंग, फोरम, ये वो, इधर फंसाओ उधर फंसाओ, इसको ले आओ उसको ले आओ, इसको तोड़ो उसको जोड़ो, यही करते रहोगे। तो दोस्तों, होप ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। जिसको डिटेल में जानना होगा इंटरनेट पर डालिएगा, बहुत सारे मैटर्स आपको मिलेंगे इस मुद्दे पर पढ़ने के लिए, जानने के लिए। आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसके थ्रू कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।